हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 25 मई 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक मोटा ओवरव्यू लेंगे कौन कौन सी न्यूज़ हम कवर करने वाले हैं। फर्स्ट जो न्यूज़ कवर करेंगे वो आपके सामने है इधर। फेसबुक और ट्विटर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक अल्टीमेटम दिया गया है, डेडलाइन दी गई है कि आप ऑफिसर्स को अपॉइंट करो। जानेंगे कौन से ऑफिसर है, क्या मुद्दा है पूरा। दूसरा जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फाइज़र और मॉडर्ना के द्वारा इंडिया को जो अभी रिक्वायरमेंट है वैक्सीन की वो पूरी होने में अनसर्टेनिटी क्यों है, वो जानेंगे। तीसरा जो आर्टिकल हम देखेंगे ये है आपके सामने कि सेंट्रल गवर्नमेंट 18 साल से ज़्यादा उम्र के जितने भी इंडिविजुअल्स हैं जो वैक्सीन लेना चाह रहे हैं तो उनको अब कोविन पे स्लॉट बुक करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आसपास में जो भी सरकारी एक तरीके से कैंप लगे हुए हैं या वैक्सीन स्पोर्ट्स हैं वहाँ जाकर के वो एक आईडी के साथ में पहुँच करके वैक्सीन ले सकते हैं। इस आर्टिकल को भी जानेंगे। इसके अलावा आगे देखते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 3 पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो ये सीबीआई चीफ की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, इस आर्टिकल को देखेंगे। आगे एक्सप्लेन पेज पे यूएस सेंट्रल बैंक ने अपनी तरफ से एक क्रिप्टो करेंसी प्लान की बात की है, इस आर्टिकल को देखेंगे। और ये लेफ्ट में पेपर क्लिप में ये पोर्शन दिया हुआ है 1 सेकंड में कोविड टेस्ट हो सकता है, ये भी जानेंगे। इसके अलावा ये वाला आर्टिकल भी है, अबॉर्शन राइट्स को लेकर के यूएसए में क्या मुद्दा चल रहा है, पूरा देखेंगे। इसके अलावा वर्ल्ड पेज पे न्यूज़ कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक छोटा सा पॉइंट है ये कि वुहान लैब से जब ये वायरस आउटब्रेक हुआ था उसके पहले रिसर्चर्स ने कह दिया था कि हॉस्पिटल केयर की रिक्वायरमेंट हो सकती है। ठीक है, कोविड-19 आउटब्रेक हुआ था ना उस टाइम पर, रिपोर्ट ये बता रही है। ज़्यादा कुछ काम का नहीं है हमारे लिए। इसके अलावा अगर इकोनॉमी पेज पे देखें तो इकोनॉमी पेज पर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। एक तो ये देखेंगे कि फास्टेस्ट 500 बिलियन का एक तरीके से इन्वेस्टमेंट हुआ है बीएसई में रजिस्टर्ड जितने भी कंपनीज हैं उनमें, और टोटल जो अभी कैपिटल हो गया है बीएसई में रजिस्टर्ड कंपनीज का वो $3 ट्रिलियन हो चुका है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा एक माइलस्टोन है। जानेंगे इस आर्टिकल को। दूसरा, एफडीआई में भी जंप देखने को मिला है, जानेंगे इस आर्टिकल को। एक ये MCA 21 क्या होता है ये भी देखेंगे। बाकी और कोई एक ये G7 का क्या प्लान है यहाँ पर टैक्सेशन के लिए कि बड़ी जो कंपनीज उन पे क्या टैक्सेशन के प्रोविजन होने चाहिए, उससे संबंधित आर्टिकल देखेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, अब देखते हैं डिटेल में। फ्रंट पेज पे फर्स्ट न्यूज़ है टूल किट कंट्रोवर्सी। अभी जो कांग्रेस के द्वारा कुछ स्टेटमेंट्स अपनी तरफ से रिलीज़ किए गए हैं तो एक टूल किट कंट्रोवर्सी निकल के आ गई है ट्विटर के ऊपर। बेसिकली टूल किट का नाम आते ही आपके दिमाग में आ गया। फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट चल रहा था जनवरी फरवरी में, उस टाइम पर भी टूल किट का नाम आया था। ये एक तरीके का एक यूँ मानो कि एक गाइडलाइंस दी हुई होती है, एक प्रोसीजर दिया हुआ होता है जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आप एक टारगेटेड मैनर में जो भी आपका टारगेट है, चाहे किसी की डिफेम करनी हो, किसी की बेइज्जती करनी हो, या किसी भी आप जैसे फार्मर्स का विद्रोह चल रहा है उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना हो आपको, तो उनको फॉलो करने का एक ये तरीका कहीं ना कहीं कोडिफाई किया जाता है और उसको फॉलो करते रहते हैं। और सिम्टम्स बेसिस पे कि हाँ अभी कैसा माहौल बना हुआ है उस माहौल के हिसाब से एक्शन लो, और उस एक्शन के से रिजल्ट में क्या मिलेगा आपको कि आप जो टारगेट लेकर के चल रहे हो कि हाँ कंट्री के अंदर इंस्टेबिलिटी हो, चारों तरफ केओस फैला हुआ हो, वो सारी चीज़ें, तो उस चीज़ को वो टूल किट बेसिकली एक गाइडलाइंस होती है, आप तो ये मान के चलो। ठीक है, तो उसको लेकर के रूलिंग पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ये खींचतान चल रही है जो कि हमारे काम का नहीं है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये कि अभी एक तरफ देखोगे कि ट्विटर हाउस के ऊपर ये अटैक हुआ है। ये देखो यहाँ पर दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स जो हैं वो ट्विटर ऑफिस में पहुँच गए और वहाँ पर चेकिंग करने के लिए चले गए। तो ऐसे में ऑपोजिशन पार्टीज़ का ये कहना है कि जो आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर में मीडिया को जो फ्रीडम दी हुई है बोलो आप उसको दबाना चाहते हो, क्योंकि ये भी तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ना। तो एक तो ये मुद्दा है। दूसरी तरफ जो पॉइंट है वो ये कि ट्विटर के साथ में जो गवर्नमेंट की टसल चल रही है उसके साथ में गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से डेडलाइन दे दी है फेसबुक को भी कि आप ऑफिसर्स को अपॉइंट करो। तो इसमें क्या है पूरा मुद्दा वो आपके सामने है यहाँ पर कि ये जो प्लेटफॉर्म्स है जैसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये एक इंटरमीडियरी की तरह काम करते हैं, एक सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज होते हैं जहाँ एक तरफ यूज़र होता है दूसरी तरफ पूरी पब्लिक होती है, उनके बीच में आप एक इंटरफेस का काम करते हो। तो बोला आप ही अगर अनऑथेंटिक चीज़ों को शेयर होने दोगे अपने प्लेटफॉर्म पे तो वो चीज़ कहीं ना कहीं डबल स्टैंडर्ड वाली हो जाती है। तो ऐसे में उन सारी अनऑथेंटिक या फिर कहीं ना कहीं
सिस्टम में पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करने वाली अगर कोई भी या मॉरलिटी को कहीं भी हार्म पहुंचाने वाली एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हो तो इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? तो वहाँ पर कोई भी रेजिडेंट अगर परेशान होता है उस किसी भी पोस्ट की वजह से, तो वो जाकर के किसको शिकायत दर्ज कराएगा? तो एक रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर को अपॉइंट कराने की डिमांड की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन होगा, जिसमें कोई भी पर्सन अगर इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर किए हुए कंटेंट से अगर परेशान हो रहा है तो वो इस नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन के पास में जाकर के अपनी एक तरीके से रजिस्टर करवा सकता है अपनी कंप्लेन को। ठीक है, तो ये चीज़ का है। दूसरी, सोशल मीडिया कंपनीज जिनके पास में 50 लाख से ज़्यादा यूजर्स हैं इंडिया में, उनको इंडिया में उनको सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी के तौर पे डेजिग्नेट किया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे यहाँ पे पता पड़ रहा है कि 50 लाख यूजर्स अगर हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पास में, तो इंडिया में उसको सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी का टैग मिला हुआ है। ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर कोई कंपनी मान लो ये अगर डिप्लॉयमेंट नहीं करती है, रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर के डिप्लॉयमेंट में अगर वो फेल होती है, तो उसके लिए क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा वो आगे देखते हैं। अगर वो इस तरीके से ऑफिसर का डिप्लॉयमेंट नहीं करती हैं कंपनियां, तो उनको सेक्शन 79 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इसके अंडर में जो प्रोटेक्शन मिली हुई है ना, वो प्रोटेक्शन हट जाएगी। और वो प्रोटेक्शन क्या है? सीधी सी बात है कि इन सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को इम्यूनिटी मिली हुई रहती है कि कोई भी लीगल प्रोसिक्यूशन इनके अगेंस्ट में नहीं होगा। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? कि अगर कोई भी पोस्ट इन प्लेटफॉर्म्स पे शेयर की हुई हो तो कहने का मतलब कोई यूज़र है ए, उसने कोई पोस्ट शेयर कर दी, ठीक है, प्लेटफॉर्म पे, इन पे, किसी भी फेसबुक पे या ट्विटर पे, तो उसके चलते उसकी अकाउंटेबिलिटी केवल उस यूज़र ए की ही होगी। ठीक है ना। अब इस केस में मान लो जो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से गाइडलाइंस दी है, उन गाइडलाइंस को अगर फॉलो नहीं करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो सेक्शन 79 में ये जो इम्यूनिटी मिली हुई है ना, ये जो प्रोटेक्शन कि जिसने पोस्ट की है उसी की अकाउंटेबिलिटी है। अब इस केस में जिसने पोस्ट किया उसकी अकाउंटेबिलिटी के साथ में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की अकाउंटेबिलिटी भी बन जाएगी। तो ये जो इम्यूनिटी मिली हुई है, इम्यूनिटी नहीं रहेगी, मतलब बचाव जो दिया हुआ है ना सेक्शन 79 में, वो नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी अगर गलत पोस्ट अगर शेयर कर दी गई है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर की गई गाइडलाइन है उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा फॉलो नहीं की जाती है, तो उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट में लीगल प्रोसिक्यूशन शुरू हो सकता है। यह है मुद्दा। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको देता हूं कि स्टेट्स को जब कहा गया था कि अब आप ग्लोबल बिडिंग कर सकते हो कोई भी वैक्सीन की शॉर्टेज को फुलफिल करने के लिए, तो जब स्टेट्स ने अपने हाथ आजमाए, तो जैसे कल पंजाब की हमने न्यूज़ देखी, आज ये दिल्ली की न्यूज़ है कि स्टेट्स को वैक्सीन सप्लाई करने से इन कंपनियों ने मना कर दिया। उसमें पर्टिकुलर बात की जाए, फाइजर ने बिल्कुल मना कर दिया कि हम वैक्सीन देंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही देंगे, स्टेट गवर्नमेंट्स को बिल्कुल भी हम फैसिलिटेट नहीं करेंगे। ये चीज़ इसमें बताई जा रही है। अब आगे बात आती है कि अगर यूनियन गवर्नमेंट अगर डील करती है मॉडर्ना या फाइजर से, जो कि दोनों यूएसए बेस्ड कंपनीज हैं, तो ऐसे में क्या इंडिया को जल्दी से वैक्सीन होने वाला है? जी बिल्कुल भी नहीं। अनसर्टेनिटी बहुत है, लंबा टाइम लगेगा, और क्योंकि वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है, तो ये चीज़ आपको ध्यान थोड़ी रखने की ज़रूरत है। फाइजर का जो वैक्सीन है वो mRNA वैक्सीन है, ठीक है, मैसेजिंग RNA बेस्ड ये वैक्सीन डेवलप्ड है। अब इसमें क्या है, हमारे यहाँ पर आपको पता ही है कि वैक्सीनेशन की कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, कितनी शॉर्टेज है। तो ऐसे में सरकार ने क्या डिक्लेयर किया था अभी, ये जो जैसे सेकेंड वेव आउटब्रेक हुआ, तो कि फेज़ 2 और फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल करने की ज़रूरत नहीं है हमारे देश में। अगर किसी भी वैक्सीन कैंडिडेट ने US, यूरोपियन यूनियन, UK या फिर जापानीज रेगुलेटर से अप्रूवल लिया हुआ है, या फिर WHO की जो लिस्ट है उस लिस्ट में वो एनलिस्टेड है। कहने का मतलब ये जो प्लेटफॉर्म है जिनको मैं एनसर्कल कर रहा हूं, इनसे अप्रूवल लिया हुआ कोई भी वैक्सीन कैंडिडेट है तो उसको इंडिया में आकर के फेज़ 2 और फेज़ 3 की ट्रायल्स करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा अप्रूवल मिल जाएगा। तो सरकार की तरफ से ये एक तरीके से ये फैसिलिटी देने की वजह, क्योंकि हमारे यहाँ पर वैक्सीन की शॉर्टेज थी, तो ऐसे में हमें वैक्सीन शॉर्टेज को पूरा करने के लिए ये एक डिसीजन लिया। बट रियलिटी क्या आ रही है कि हमारे यहाँ पर 3 फरवरी से लेकर के मई 24 तक लगभग 1.5 लाख लोगों की जान जा चुकी है कोविड के चलते सेकेंड वेव में, है ना। तो हमारे यहाँ पर लॉकडाउन भी लगाए जा रहे हैं, पर उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं केसेस रुक नहीं पा रहे हैं। तो वैक्सीन की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए ये प्रोविजन रखे गए थे, यहाँ पे जो छूट दी गई थी। पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पर आप देखोगे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वहाँ पे पता पड़ेगा। ये देखिए सेकेंड पेज पे दिया हुआ है, UK वेटिंग लिस्ट में है, USA वेटिंग लिस्ट में है, यूरोपियन यूनियन
वेटिंग लिस्ट में है, जापान वेटिंग लिस्ट में है। ऐसे में पहले उनकी डिमांड पूरी की जाएगी और फिर उसके बाद में हमारे यहाँ पर नंबर आएगा। डिपेंड ये करता है कि अगर जैसे मॉडर्ना, फाइजर है, उनके पास में कोई सरप्लस में प्रोडक्शन हो जाता है वैक्सीन का, तो वो भले ही सप्लाई कर देंगी। बाकी इंडिया को लंबी वेटिंग लिस्ट में अभी लगा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अलाउ कर दिया गया है कि 18 साल से ज़्यादा उम्र के जो भी वैक्सीन लेने के लिए इंडिविजुअल उत्सुक हैं या जिनको वैक्सीन लेना है, तो अब उन लोगों को वैक्सीन सेंटर पे जाना है और वहीं पर अपनी आईडी सबमिट करानी है और वहीं पे उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। स्लॉट जो है वो वहीं पे मिल जाएगा उनको। तो एक तो ये चीज़। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भी एडमिट कर लिया कि वाकई में डिजिटल डिवाइड बहुत ज़्यादा है। अभी भी लोगों के पास में डिजिटल एक्सेसिबिलिटी बहुत कम है। स्मार्टफोन्स की कमी है, इंटरनेट की कमी है, अर्बन रूरल डिवीज़न बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। तो इसमें क्या कर दिया कि अभी क्या था, देखो अभी तक मुद्दा केवल इतना सा ही था कि 45 साल के जो लोग थे या उनसे ज़्यादा की उम्र के जो लोग थे वो वैक्सीनेशन सेंटर पे जाते और वहाँ पर अपनी आईडी सबमिट करा के वैक्सीन ले लेते वो। ठीक है। और 18 से 44 साल के लोगों को क्या करना पड़ता, कोविन प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करना और फिर उसके बाद में स्लॉट को बुक करना। तो इसमें बहुत ज़्यादा मारामारी थी। और दूसरी, जिन लोगों के पास में इंटरनेट नहीं है, आज अगर इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें तो बहुत कम पॉपुलेशन के पास में अभी तक इंटरनेट पेनिट्रेशन अवेलेबल है। तो ऐसे में स्लॉट बुक करना, रजिस्ट्रेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो भी गाँवों के लोगों के लिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज़ को एडमिट किया है और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्या कह दिया कि अब 18 साल से ज़्यादा उम्र के जितने भी लोग हैं जिनको वैक्सीन लेना है वो वैक्सीन सेंटर पे पहुंच सकते हैं। पर एक कंडीशन लगाई है, वैक्सीन सेंटर भी कौन सा, गवर्नमेंट वैक्सीन सेंटर्स, वहां पर जा सकते हैं और अपना वैक्सीन ले सकते हैं आईडी सबमिट करा करके। अभी भी जो 18 से 44 साल के लोग हैं उन लोगों को कोविन पे रजिस्टर करना पड़ेगा और स्लॉट बुक करना पड़ेगा अगर वो प्राइवेट वैक्सीन सेंटर से वैक्सीनेशन लेते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे, केवल ये फैसिलिटी जो है ना 18+ वाली, ये केवल गवर्नमेंट वैक्सीन सेंटर्स की बात है। प्राइवेट वैक्सीन सेंटर में तो अभी भी 18 से 44 साल के लोगों को अपने आप को कोविन पर रजिस्टर करना पड़ेगा और स्लॉट बुक करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये काम उनका हो पाएगा। और सरकार ने 2 आर्ग्यूमेंट दिए हैं जिनके बेसिस पे ये कदम उठाया है। वो 2 आर्ग्यूमेंट्स और देख लेते हैं। एक तो ये कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के चलते क्या होता है, मान लो कोई एक सेंटर है, वहां के लिए ऑनलाइन स्लॉट्स बुक कर दिए और वहां पर जब वैक्सीनेशन देना शुरू किया गया तो कुछ डोजेस जो हैं वो बच गई, अनयूटिलाइज्ड, यूज नहीं हुई। तो वेस्टेज हुआ कि नहीं, तो एक तरफ तो वैक्सीन की शॉर्टेज चल रही है और दूसरी तरफ यहां पर वैक्सीन वेस्टेज हो जाएगा। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। और दूसरा, आपको पता ही है कि इंटरनेट और स्मार्टफोन की जो एक्सेसिबिलिटी है वो बहुत कम है। तो ऐसे में लिमिटेड एक्सेस अगर वैक्सीन को अगर हम करते हैं तो वैक्सीन इनइक्विटी आती है। तो उसको ओवरकम करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ गए हम पेज नंबर 3 पे, जहां पर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड की गई जो सिलेक्शन पैनल है उन्होंने फाइनली 3 नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं सीबीआई के चीफ के तौर पे। तो इसमें देखो कंट्रोवर्सी तो ये है कि जो फाइनलाइज किया गया है ना, नाम जो फाइनलाइज किए गए हैं उसमें जो अपोजिशन पार्टी के मेंबर हैं, लोकसभा के जो मेंबर हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने तो ऑब्जेक्शन किया है नामों को लेकर के कि बोला कि इसमें बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की गई है, पार्शियलिटी दिखाई गई है। जबकि इसमें जो 2 और मेंबर थे, हाई पावर्ड सिलेक्शन कमेटी होती है बेसिकली, जिसमें प्राइम मिनिस्टर रहते हैं एक, तो एक आप यहाँ पे दूसरे मेंबर के तौर पर अगर देखोगे तो वो है यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना, और अपोजिशन पार्टी के मेंबर होते हैं, ठीक है, जो कि अभी कांग्रेस है लोकसभा के अंदर लार्जेस्ट, अगर पार्टी ऑपोजिशन में बैठी हुई पार्टी की बात करें तो उनके लीडर है अधीर रंजन चौधरी। तो इन्होंने अपॉइंटमेंट किया और नाम जो फाइनल हुए हैं वो ये हैं। पर इनमें से जो भी नाम अल्टीमेटली अब फाइनल होगा ना वो अब होगा, तो इसके लिए हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब मैं आपको एक तो चीज़ बताता हूँ काम की, कि सीबीआई जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के अंडर में आता है, DOPT के अंडर में आता है। एक तो सीबीआई का आपको ये ध्यान रखना है, ये देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ये ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज़ आपके लिए टास्क है, M लक्ष्मीकांत में सीबीआई वाला चैप्टर खोलो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, क्योंकि सीबीआई का जो वो अभी वेस्ट बंगाल में जो केस चल रहा है उसके चलते, और रही सही में सीबीआई में अभी डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होना, ठीक है। तो दोनों पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है। तो सीबीआई को आप अच्छे से पढ़ोगे, इसमें कोई गलती ना हो आपसे। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम आ गए एक्सप्लेन पेज पे। एक्सप्लेन पेज पे दिया हुआ है कि नया कोविड टेस्टिंग किट आया है जिसमें आपको रिजल्ट 1 सेकंड में मिल जाएगा। अब आप यहाँ पे देखोगे
ये है वो किट, और इसमें एग्जैक्टली वही मेथड काम में लिया जा रहा है। मतलब एक टेक्निक जो है, मेथड तो एग्जैक्टली वो नहीं कह सकते, टेक्निक जो है वो इस मेथड में वही है जो कि आप डायबिटीज़ के टेस्ट के लिए कराते हो। ठीक है, आपने देखा होगा ब्लड में ग्लूकोज लेवल को टेस्ट करने के लिए जो काम में लिया जाता है ना मेथड, जिसमें एक चिप ली जाती है, ब्लड का सैंपल लिया जाता है, उस चिप पे ब्लड सैंपल ऐड करके और उस चिप को इस मशीन में इंसर्ट कर देते हो, तो यहाँ पर रीडिंग आ जाती है कि हाँ आपके मतलब आपका ग्लूकोज लेवल क्या चल रहा है। उसके बेसिस पे जो डायबिटिक पेशेंट है वो पता कर लेता है कि हाँ कितना लेवल चल रहा है अभी हमारे शुगर जो है उसका ब्लड में, राइट। एग्जैक्टली वही चीज़ अब काम करेगी, जिसमें एक स्ट्रिप होगी, उस स्ट्रिप पर आप देखोगे कि हल्का सा सैंपल लिया जाएगा। सैंपल लेने के बाद कोई भी हो सकता है, ठीक है, स्वैब लिया जाएगा, चाहे नॉस्ट्रल कैविटी के थ्रू ले ले या फिर जो सलाइवा है उससे लिया जा सकता है। तो दोनों में से किसी भी तरीके से लेकर के फ्लूइड कंटेंट को आप डाल दोगे किसके ऊपर, स्ट्रिप पे, और स्ट्रिप को इंसर्ट कर दोगे यहाँ पर ये जो माइक्रोफ्लूइडिक चैनल है इसमें। अब इसमें जैसे डाला जाएगा तो अंदर की तरफ जो नेटवर्क है ना, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, वहाँ पर क्या है, कोविड-19 स्पाइक एंटीबॉडी कनेक्टेड है। मतलब ये हो गया कि यहाँ पर स्ट्रिप पर तो डाल दिया आपने सलाइवा, और वो जैसे ही आपने इंसर्ट किया तो इंसर्ट करने के बाद में उस मशीन में अंदर की तरफ क्या है, कोविड-19 का स्पाइक एंटीबॉडी, मतलब कोविड-19 को रोकने के लिए जो एंटीबॉडी की रिक्वायरमेंट है वो। अब इस स्पाइक एंटीबॉडी से जैसे ही ये एंटीजन कनेक्ट होगा, मतलब वायरस का जो स्पाइक वाला बाहर का जो क्राउन है ना वो कनेक्ट होगा, तो यहाँ पर इंडिकेशन आ जाएगा कि हाँ वाकई में आपके कोरोना है या नहीं, अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। तो ये है सारा मुद्दा, आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे रिलेटेड रिसर्च जो है वो अभी हुई है, पेपर भी पब्लिश हुए हैं, ठीक है, अलग अलग टॉप यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा। यहाँ पर देखो ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के नाम दिए हुए हैं। बाकी जो मेथड है वो हमने समझा ही कि क्या तरीका हो सकता है, और उसी मेथड को यहाँ पर समझाया हुआ है जो आपको मैंने सिंपल वे में बता दिया। नॉर्मल कंडीशंस में RT-PCR की अगर हम बात करें, क्या होता है, नॉर्मली सैंपल ले लिया जाता है और सैंपल में ये देखा जाता है कि वायरल RNA, वायरस का जो RNA है उसको हम कॉपी करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, जिससे कि डिटेक्शन हो जाए। ठीक है, अब वो डिटेक्शन यहाँ पर इस मशीन में आपको तो केवल सैंपल ले रहे हो सलाइवा का या ब्लड का, तो वो चीज़ तो कहीं ना कहीं आपके पास में यहाँ पर एम्पलीफाई हो नहीं पाएगी। तो आपने क्या कर दिया कि जो रिस्पॉन्स वाला जो बाइंडिंग सिग्नल जो है आप उसको एम्पलीफाई कर दोगे। कहने का मतलब ये हो गया कि RT-PCR में तो क्या होता है, सैंपल ले लिया जाता है और इस सैंपल में जो RNA है ना इसके मल्टीपल्स तैयार कर दिए जाते हैं बहुत सारे, और तब जाकर के टेस्टिंग कर दी जाती है। अब हमारे पास में यहाँ पर इस स्वैब को या फिर ये जो सैंपल है हमारे पास में, इसको तो मल्टीप्लाई करने का ऑप्शन नहीं है, तो क्यों ना फिर ये जो सेंस करने वाली मशीन है इसमें एम्पलीफाइंग बाइंडिंग सिग्नल तैयार कर दिए जाए, जिससे कि छोटा सा भी अगर सैंपल हमें मिले तो यहाँ पर आंसर मिल जाए, हमें आराम से मिल जाए कि हाँ कोविड इन्फेक्शन है या नहीं। तो ये यहाँ पर जो किया गया है वो ये सेकंड वाला केस है, क्योंकि सैंपल को आप एम्पलीफाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप अपने घर पे खुद बैठ करके पर्सनल इंडिविजुअली आप टेस्ट कर पाओगे ये। ठीक है, तो ये है सारा का सारा आर्टिकल। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है यूएसए का जो सेंट्रल बैंक है उसने अभी क्रिप्टो करेंसी से संबंधित प्लान अपनी तरफ से जाहिर किया है कि आने वाले टाइम पे वो लॉन्च कर सकता है। तो अभी फिलहाल लॉन्च करने का प्लान केवल मानस एक हम समझ सकते हैं। तो एक पेपर रिलीज होगा, रिसर्च होगी उसके ऊपर, पब्लिक के कमेंट लिए जाएंगे, तब जाकर के काम होगा। पर सवाल यहाँ पर एक बड़ा है, दो बड़े सवाल आ जाते हैं कि यूएस का जो फेडरल रिजर्व है वो क्रिप्टो करेंसी की तरफ जाना चाह रहा है। तो पहले परिस्थितियाँ तो देखे, क्योंकि एक तो सिचुएशन क्या निकल के आ रही है, क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट वैल्यू है उसमें वॉलेटिलिटी पिछले 12 महीनों में सबसे ज़्यादा जो क्रैश देखा गया है ना क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू में, बिल्कुल डाउनफॉल जो देखा गया है लगभग 25%, वो पिछले 24 घंटों में देखा गया, जब चाइना ने ये अनाउंस कर दिया कि भाई हम हमारी तरफ से कुछ भी एक तरीके से हमारी तरफ से हमारे जो फॉर्मल जो इंस्टीट्यूशंस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इसमें। ठीक है, तो ऐसे में अचानक से 25% तक प्राइस जो है क्रैश कर जाती है। और जैसे ही बिटकॉइन में या फिर जो दूसरी क्रिप्टो करेंसीज हैं जैसे एथेरियम, यहाँ पर देख सकते हो इथेरियम के अंदर जब इन्वेस्ट किया गया, बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया गया, बिटकॉइन में तो जैसे एलोन मस्क ने इन्वेस्ट किया ही था, टेस्ला की जो एलोन मस्क बोला जाता है, एन साइलेंट रहता है उनमें, एलोन मस्क ने जब जैसे इन्वेस्ट किया तो अचानक से $50,000 की
जो रैंकिंग थी, वैल्यू थी एक बिटकॉइन की, उससे भी ज़्यादा स्कोर करने लग गया। तो प्राइस वॉलेटिलिटी। दूसरा, चाइना ने अपनी तरफ से बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट दे दिए हैं कि हमारे यहाँ पर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस डिजिटल करेंसीज में होने वाली जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको बिल्कुल वैलिड नहीं करेगी। मतलब सरकार की तरफ से किसी भी तरीके से क्रिप्टो करेंसीज को प्रमोट करने के लिए मनाही दे दी गई चाइना में। तो जब ये दो मुद्दे आपके सामने हैं, तब जाके यूएस ऐसा क्यों करना चाह रहा है। बट पॉइंट यहां पर ये आ रहा है कि यूएसए के जो फेडरल चेयरमैन है ना, ठीक है, जो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन है जेरोम पॉवेल, तो उन्होंने ये कहा है कि हम केयरफुली मॉनिटर करेंगे कि कैसे हम इन करेंसी सिस्टम को अडाप्ट कर सकते हैं। बट पॉइंट यहां पर ये आ जाता है कि आज वर्ल्ड का मैक्सिमम जो ट्रांजैक्शन होता है ना इंटरनेशनल ट्रेड की अगर बात करें, तो वो यूएस डॉलर्स में होता है। तो उस पर कहीं ना कहीं असर देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में क्रिप्टो करेंसी एक तरफ तो डिक्लाइन कर रही है, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, और वहां पर ही अगर फेडरल रिजर्व यूएसए का जो सेंट्रल बैंक है वो नई करेंसी शुरू करता है तो डॉलर पर उसका असर सीधा जाएगा। पर बात वही है, अभी रिव्यू किया जाएगा, फीडबैक लिए जाएंगे, उसके बाद में फिर आगे काम किया जाएगा। चाइना ने जो किया वो हमने ऑलरेडी देख ही लिया। अब बात आ जाती है इंडिया। तो इंडिया का मुद्दा सीधा सा ये है कि हमारे यहाँ पर ऑलरेडी एक द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 ये ऑलरेडी है हमारे पास में। मतलब सरकार के दिमाग में पहले से है कि हमें प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को तो देखो बैन करना है, और खुद की कोई डिजिटल या फिर ऑफिशियल डिजिटल करेंसी लेकर के आनी है तो उसको कैसे रेगुलेट करना, उसके लिए फ्रेमवर्क गवर्नमेंट के पास में तैयार है। अभी इस बजट सेशन में आ जाता, बट वही अभी तक स्टेक होल्डर्स से डिस्कशन चल रहे हैं, तो ऐसे में अभी भी वो बिल ही है, एक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाया। तो इंडिया का तो देखो रेडी है इस चीज़ के लिए। और बाकी आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई ने 2017 में 2017 या 2019 में अपनी तरफ से रेगुलेशन डिक्लेयर कर दिए थे कि ये जो क्रिप्टो करेंसीज हैं इनको यहाँ पर कोई रिकॉग्निशन नहीं है, इनको बैन किया जाता है। बट हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया था, आरबीआई के इस नॉर्म को, इस रेगुलेशन को एक तरीके से स्ट्रक डाउन कर दिया था। स्ट्रक डाउन क्यों किया कि बोला आपके पास में जब तक कोई लीगल बैकिंग नहीं है, आपके पास में कोई कानून नहीं है जिसके आधार पे दूसरी करेंसीज को, जो कि आपको हार्म अभी तक कर नहीं रही है, तो आप उनको बैन नहीं कर सकते हो। तो यहां पर जो लीगल बैकिंग आएगी वो इस कानून के बनने पे आएगी। तो इंडिया में देखो कानून तैयार है। बाकी वॉलेटिलिटी का मुद्दा मैं आपको बता ही चुका हूं कि वर्चुअल करेंसीज को चाइना में वर्चुअल ही बनाए रखने की बात की जा रही है। कहने का मतलब यह है, क्योंकि चाइना ने क्या कह दिया कि हमारे यहां से कोई भी फाइनेंशियल बैकिंग नहीं मिलेगी वर्चुअल करेंसीज को, तो अगर उनमें कोई भी लेन देन होता है तो चाइना की करेंसीज में कोई लेन देन उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये चाइनीज सरकार ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। और जैसे ये बात बोली तो मेजर क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू है ना वो 40% तक गिर गई थी 24 घंटों के अंदर अंदर। तो आप देख सकते हो वॉलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है एक्सप्लेन पेज से ही, अबॉर्शन राइट से रिलेटेड, कि अभी क्या चल रहा है, कौन कौन सी चीज़ें स्टेक्स पे लगी हुई है, क्या फ्रेश चैलेंज आया हुआ है। देखो 1973 का एक रो वर्सेस वेड ब्रूज करके एक केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की खुद की एक वर्डिक्ट आई हुई है। उसमें ये कहा कि अबॉर्शन कराना एक लेडी का, एक फीमेल का अब खुद का एक राइट है, ठीक है, और वो राइट टू प्रिवेसी के अंडर में आता है। तो ऐसे में अबॉर्ट करवाना फुली एकदम एक्सक्लूसिवली कहीं ना कहीं एक लेडी, जो प्रेग्नेंट लेडी है, उसके हाथ में दे दिया कि वो बच्चे को पैदा करना चाहती है या अबॉर्ट कराना चाहती है। तो ये है ये पूरा केस। अब जानते हैं कि अभी करंट कंट्रोवर्सी या मुद्दा है क्या। यूएसए में एक स्टेट है मिसिसिपी, ठीक है, वहां पर कानून लाया जाता है जिसमें यह था कि अबॉर्शन पे रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाए, ठीक है। तो उस पर यूनाइटेड स्टेट्स का जो सुप्रीम कोर्ट है, जिसको फेडरल कोर्ट भी बोला जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट अब इसको रिव्यू करेगा। तो अब रिव्यू करने पे बात यह है कि अबॉर्शन से संबंधित ऑलरेडी एक केस है वहां पर जिसका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वर्डिक्ट आया था 1973 में, जिसमें रो वर्सेस वेड वर्डिक्ट कहा जाता है उसको। और उसमें एक गारंटी दी गई थी कि एक औरत का पूरा एक अधिकार है कि वो अबॉर्ट कराना चाहती है बच्चे को या रखना चाहती है। तो अभी मिसिसिपी में 2018 में जो कानून लाया गया है, इसमें यह कहा गया है कि अगर बच्चा पेट के अंदर 15 महीने से ज़्यादा का हो गया है तो अबॉर्शन अलाउड नहीं है, ठीक है। क्या कहा गया कि 15 हफ्तों के बाद में भी अगर कोई अबॉर्शन के लिए जाता है तो वो अबॉर्शन इलीगल हो जाएगा, ये कानून में बोला गया है मिसिसिपी में। जबकि रॉय वर्सेस वेड वर्डिक्ट में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने
कि ये वुमेन का राइट है कि वो अबॉर्ट करने के लिए चूज करती है या फिर बच्चे को पैदा करना चाहती है। तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं आ गई है। तो रो वर्सेस वेड वाला तो मैं केस आपको समझा ही चुका हूँ, ठीक है, ये इसमें यही चीज़ समझाई हुई है, ठीक है। और तो बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे कंट्रोवर्सी यही है। अब सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करेगा ना फिर से ये मिसिसिपी वाला जो केस है, ठीक है, मिसिसिपी वाले लॉ को, और ये जो केस है 1973 वाला, इन दोनों को जब एक रिव्यू करेगा तो देखने वाली बात है क्या वर्डिक्ट आता है। बेसिकली राइट टू प्रिवेसी के अंडर में ही यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्रिवेसी है, हमारे भी राइट टू प्रिवेसी दिया हुआ आर्टिकल 21 में। जो फंडामेंटल राइट्स में हम देखेंगे आर्टिकल 21 में प्रोविजन किया हुआ ना राइट टू लाइफ, उसी में राइट टू प्रिवेसी भी ऐड हो गया था 2017 में जब पुट्टा स्वामी केस आया था। तो उसी को आप देखो कि यूएसए में भी राइट टू प्रिवेसी केस प्रिवेसी फंडामेंटल राइट के तौर पे दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसमें 1973 में जनवरी में वर्डिक्ट आता है 7-3 के उससे रेशो में। तो 7 जने फेवर करते हैं कि हाँ भाई अबॉर्शन जो है वो राइट है किसका, लेडी का। अच्छा, इसके पीछे पूरी हिस्ट्री थोड़ी बहुत बताई हुई है, वो देखते हैं। देखो यूएसए में एक कैंपेन शुरू होता है अबॉर्शन को रोकने के लिए, क्योंकि लेडीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा अबॉर्ट कराने लग गई थी बच्चों को। तो ऐसे में सेव द लाइफ, ऐसे कि सेव हर लाइफ करके एक कैंपेन शुरू हुआ था कि कैसे भी करके बच्चे की ज़िंदगी बचाई जाए, ठीक है। तो 19th सेंचुरी में ये कहीं ना कहीं शुरू होता है, और 1910 में आते आते जब 20th सेंचुरी शुरू हो जाती है ना, केवल एक ही ऐसा स्टेट था जिसका नाम था केंटुकी। इस स्टेट के अलावा बाकी सभी स्टेट्स ने अबॉर्शन को क्रिमिनलाइज कर दिया था कि अबॉर्शन कोई भी कराएगा तो उस पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उसके अगेंस्ट में हो जाएंगी। तब जाके 1973 में ये रो वर्सेस वेड एक्ट आता है, रॉय वर्सेस वेड एक्ट आता है, जिसमें ये कहा जाता है कि भाई जो अबॉर्शन का जो राइट है वो एक लेडी का ही है। अच्छा, इसके आगे ये भी बताया जा रहा है कि कोर्ट ने 1973 का ये जो वर्डिक्ट दिया था ना, इसमें ट्राइमेस्टर सिस्टम भी पुट किया था। ट्राइमेस्टर का मतलब 3-3 महीने का एक रूटीन चेकअप एक तरीके से, तब जाकर के राइट टू अबॉर्शन आप ले सकते हो। वो कैसे, मान लो प्रेग्नेंट हो गई लेडी, तो शुरुआती जो 3 महीने हैं प्रेगनेंसी के, उस टाइम पर तो वुमेन के पास में एब्सोल्यूट राइट है कि वो अबॉर्ट करा सकती है शुरुआती 3 महीने तक। दूसरे अगर 3 महीने वाले सेक्शन में पहुंचती है, ट्राइमेस्टर में पहुंचती है, तब जाकर के कुछ रेगुलेशंस अप्लाई हो जाएंगी। दैट मीन्स ये देखा जाएगा कि वुमेन की हेल्थ को कोई परेशानी है क्या, उस वुमेन की हेल्थ को अगर प्रॉब्लम है तब जाकर के तो अबॉर्शन कराया जा सकता, ना हो तो बच्चा पैदा करना होगा। 3rd ट्राइमेस्टर के अंदर क्या प्रोविजन किए गए, कुछ स्टेट के पास मतलब सरकार के पास में ये पूरा अधिकार हो जाएगा कि वो प्रोहिबिट करे, प्रतिषेध कर दे कि कोई भी अब बच्चे को अबॉर्ट नहीं करा सकते। तो इस तरीके से यहां पर परिस्थिति क्या हो जाती है, जब 3rd ट्राइमेस्टर शुरू हो जाता है ना उस टाइम पे, कि बच्चा जो है वो बाहर आकर के जी सकता है आसानी से, ठीक है। तो ऐसे कॉम्प्लिकेशन को ध्यान में रखते हुए रूलिंग आई थी ये। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए के द्वारा जितने भी स्टेट्स ने अबॉर्शन को बैन करने के लिए, जो क्रिमिनलाइज करने के लिए जो लॉज लाए थे, उन सब को स्ट्रक डाउन कर दिया जाता है। और फिर बाद में ये कह दिया कि ये जो वर्डिक्ट हमने देख लिया यहाँ पर, जो अलग अलग ट्राइमेस्टर्स हैं इनके बेसिस पे फाइनलाइज कर दिया, ट्राइमेस्टर्स के बेसिस पे कि हाँ हर 3 महीने के ऊपर देखा जाएगा कि क्या कंडीशन है। अगर जो प्रेग्नेंट लेडी है उसकी लाइफ कोई थ्रेट है, तब तो देखो अबॉर्शन कराना जरूरी भी है, और डॉक्टर से सर्टिफिकेशन लेना भी पड़ेगा। कब, जब 6 से 9 महीने का पीरियड चलेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर कुछ समझाई हुई है। तो इससे कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि अभी जो मिसिसिपी का जो लॉ है वो, और 1973 का जो वर्डिक्ट है रॉय वर्सेस वेड वाला जो केस है, इसको रिव्यू किया जाएगा, और इसका असर कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो इस आर्टिकल को डिस्कस करने का जो मुद्दा है ना, वो है कि हमारे जीएस पेपर 2 में एक टॉपिक है जिसमें डिफरेंट डेमोक्रेसीज के कॉन्स्टिट्यूशन को आप कंपेयर करते हो, ठीक है, उसी को लेकर के ये आर्टिकल है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इकोनॉमी पेज से हम देख रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो एम कैप कंपनीज हैं उनका टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट अभी तक, मतलब बीएसई का जो स्कोर है ना, वो $3 ट्रिलियन हो चुका है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है। और ये भी कब, जब पिछले लगभग 150 दिनों के अंदर अंदर $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आया हो। तो ये अपने आप में एक अचीवमेंट से कम नहीं है। ये देखो आप,
159 डेज के अंदर ही ये माइलस्टोन अचीव कर लिया गया है। ठीक है, तो ये दिखाया जा रहा है यहाँ पे $3 ट्रिलियन का ये पूरा हो ही गया। फर्स्ट टाइम हुआ है ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, इंडिया का जो ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है उसका ये अपने आप में इतना बड़ा अचीवमेंट करना। इसके अलावा अगर आप देखोगे ना तो वर्ल्ड के इम्पोर्टेंट जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनकी अगर वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज सबसे बड़ा है, $25.62 ट्रिलियन की उसकी वैल्यू आती है। फिर उसके बाद में आता है नैस्डैक, उसकी वैल्यू 19.51 ट्रिलियन डॉलर। फिर है हांगकांग जिसकी वैल्यू आती है 6.76 ट्रिलियन डॉलर। और फिर है शंघाई स्टॉक एक्सचेंज जिसकी वैल्यू आती है 6.56 ट्रिलियन डॉलर्स। तो ऐसे करके ये जो BSE है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आना ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है अपने आप में, और वो भी पिछले 159 दिनों के अंदर $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आना। टोटल जो अमाउंट हो चुका है, फिगर हो गया ना BSE में जो लिस्टेड कंपनीज है उनका, वो है एक तरीके से देखो 2,18,94,202 करोड़ रुपए का कैपिटल हो चुका है। $3 ट्रिलियन ये फर्स्ट टाइम अचीव हुआ है। तो एक तो ये पॉइंट था। दूसरा, अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हमारे यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2021 दैट मीन्स 2020-21 की बात की जा रही है, तो उसमें 19% का जंप देखा गया है। और अगर फिगर वाइज देखो तो कितना इनफ्लो हुआ है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, कितना हुआ $59.64 बिलियन, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा फिगर है। कहने का मतलब इन्वेस्टमेंट बहुत आने लग गया है इंडिया में। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे है सरकार की बहुत सारी जो नीतियां हैं, पॉलिसीज हैं। वो सबसे पहले अलग अलग गवर्नमेंट की पॉलिसीज में रिफॉर्म लाना, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेट करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ज़्यादा प्रमोट करना, ये बात बोली गई है कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किसके द्वारा किया गया है? सिंगापुर के द्वारा 29%, यूएसए के द्वारा 23%, मॉरिशस के द्वारा 9%। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपको क्वेश्चन मिल जाए प्रीलिम्स में। ध्यान रखेंगे आप कि सबसे ज़्यादा FDI पिछले साल किस कंट्री से आ रही है, तो वो हो गया सिंगापुर। इसके अलावा दूसरे जो इन्वेस्टमेंट है, मान लो कोई कंपनी ने ऑलरेडी यहाँ पर इन्वेस्ट कर रखा है और वो कंपनी यहाँ से अर्न कर रही है और दोबारा से इन्वेस्ट कर रही है, मतलब री इन्वेस्टेड अर्निंग्स, तो उसमें आप देखोगे तो उसमें भी 10% का हाइक देखा गया है, जो कि $81.72 बिलियन रहा है 2020-21 में। ठीक है, और ये चीज़ आपको पता ही है, नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट है ये $59.64 बिलियन। तो ये ध्यान रखें, दोनों में डिफरेंस है। एक तो ये तो है जो कंपनियां ऑलरेडी इन्वेस्ट करके बैठी हैं उन लोगों ने कमाए हुए पैसे को री इन्वेस्ट किया है। दूसरी तरफ आप देखोगे इधर कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट कितना आया, वो आया $59.64 बिलियन। ओके, नेक्स्ट न्यूज है वो इससे रिलेटेड है कि MCA 21 का नया वर्जन आया है 3.0। MCA स्टैंड्स फॉर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। 21 मतलब 21st सेंचुरी में क्या रेगुलेशंस रहेंगे इनके। ठीक है, MCA 21 के बारे में आप एक बार ढंग से पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नए रेगुलेशंस है कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए। ठीक है, उसका ये 3rd वर्जन अभी लॉन्च किया गया है और लॉन्च करने वाले कौन है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉर्पोरेट अफेयर्स अनुराग ठाकुर के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसमें कुछ नए मैकेनिज्म लॉन्च किए गए हैं जिससे कि स्ट्रेंथन किया जा सके। जैसे कि मान लो कोई कंपनी अगर एनरोल करना चाह रही है तो पहले से उनको कोई फॉर्म प्रोविजंस को फुलफिल करना पड़ेगा, तब जा कर के वो आगे काम कर पाएंगे। ये सारे प्रोविज़न दिए हुए हैं। बट MCA 21 क्या है? ये कॉर्पोरेट, जो भी कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, जो भी कंपनीज़ हैं जो इंडिया में काम करना चाह रही हैं, उनके लिए कुछ रेगुलेशंस हैं। उनका ये 3rd वर्जन आया है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। पॉइंट इतना सा ही था। इसके अलावा एक छोटी सी न्यूज़ यहाँ पर आप देख सकते हो, G7 कंट्रीज़ ने अभी फाइनलाइज कर लिया है कि जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनीज़ है ना, उन कंपनीज के ऊपर टैक्सेशन लगाया जाए। अभी तक क्या USA कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के एक तरीके से रिलैक्स था या फिर इग्नोर कर रहा था, तो USA ने अपनी तरफ से एग्रीमेंट दे दिया है कि हाँ, ये जो प्रोविज़न है ये बहुत ही अच्छा है, इसमें 15% टैक्सेशन फाइनलाइज कर दिया जाए जो भी ये इंटरनेशनली बड़ी कंपनियां ट्रेड या बिजनेस जो भी कर रही हैं। तो G7 कंट्रीज़ में फ्रांस, जर्मनी, इटली, इन्होंने भी प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है। UK अपनी तरफ से बोल रहा है कि ये बहुत ही अच्छी बात है, पर हाँ, केवल USA के कमिटमेंट के बेसिस पे ही हम इसको फाइनल सॉल्यूशन समझे, इसको थोड़ा सा हमें और थोड़ा ब्रॉडर वे में समझने की ज़रूरत है। और वर्ल्ड के टोटल 140 ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कहीं ना कहीं इस रेस में लगे हुए हैं कि ये जो बड़ी कंपनीज़ है ना, इनके ऊपर थोड़ी बहुत लगाम लगाई जाए, क्योंकि ये रेवेन्यू बहुत कलेक्ट कर रही हैं बट टैक्स पे करने में इनको बहुत जोर आता है। ना कोई प्रॉपर रेगुलेशन है, ना कोई इन पर लगाम है। ऐसे में चलते हैं G7 की तरफ से एक बहुत बड़ा कदम आप कंसिडर कर सकते हो।
इसके अलावा लास्ट आर्टिकल है, इसमें आपको यस बैंक से रिलेटेड ये आर्टिकल इसमें ये है कि सेबी ने बेसिकली यस बैंक के ऊपर कुछ फाइन लगा दिया था 81 बॉन्ड्स को रिलीज़ करने के चलते। बोले कि यस बैंक ने टाइम पे रिवील नहीं किया कि कितना इन्वेस्टमेंट लेना चाह रहा है, क्या पॉलिसी है, वो सब कुछ। तो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने यस बैंक पे फाइन लगाया। तो ये मुद्दा था 81 बॉन्ड पे। तो इस मुद्दे को लेकर के यस बैंक पहुंच गया कहाँ पे, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल, और वहां पर 25 करोड़ का जो फाइन लगाया गया था यस बैंक पे, उस मुद्दे पर स्टे लगा दिया। ठीक है, अब हमारे लिए जो काम की चीज़ है वो ये कि ये जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो बॉन्ड्स हैं, इनमें 81 ये जो बॉन्ड्स होते हैं, इनके बारे में आपको रीड आउट करना है। फुल फॉर्म होगी एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स इन्वेस्टर्स के लिए। थोड़ा जानोगे और कमेंट बॉक्स में भी मुझे बताओ इसके बारे में। और तो बाकी इस पेज पे और तो कुछ काम का है आपके लिए, तो केवल इतना सही है। व्हाट्सएप ने ये कह दिया, जो प्रिवेसी पॉलिसी वाला मुद्दा चल रहा था ना, सरकार ने अल्टीमेटम दे दिया था कि या तो आप कोई डिसीजन लो, नहीं हम आपके अगेंस्ट में 26 मई के बाद में कोई ना कोई लीगल एक्शन ले लेंगे। तो व्हाट्सएप ने ये कहा कि फंक्शनैलिटी एज इट इज़ चलती रहेगी। हम हमारी तरफ से जो यूज़र्स हैं उनको बताते रहेंगे कि आप जो कुछ भी कर रहे हो वो फेसबुक की बैकिंग के बेसिस पे कर रहे हो, क्योंकि व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है फेसबुक। और साथ में जब तक इंडिया में कोई प्रोटेक्शन लॉ नहीं आ जाता, डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं आ जाता, तब तक बोला हम यहाँ पर कोई फंक्शनैलिटी पे असर नहीं आएगा। तो पॉइंट क्या है, ये जो आपके पास में जो आपके सामने व्हाट्सएप ओपन करते हैं, जो प्रिवेसी पॉलिसी वाला जो आता है ना पॉपअप, तो उसको अगर आप इग्नोर भी कर रहे हो अभी तो कोई इशू नहीं है, आपकी फंक्शनैलिटी कंटिन्यू रहेगी। बट व्हाट्सएप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता रहेगा कि आप उसको एक्सेप्ट करो। ठीक है, तो ये है मुद्दा। डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। और मैप वाला आपको शाम को मिल ही जाएगा।